ओम शांति। देखिए कर्म कैसे अपना हिसाब लेने आता है। किसी को धोखा देने से पहले इस सत्य घटना को जरूर देखना। ये सुनकर आप अपने बुरे कर्मों से डरने लगेंगे। हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो ये ना समझा जाए कि हमें कोई देख नहीं रहा है। कहा जाता है कर्म के पास न कागज होता है न किताब होती है, फिर भी सारे जगत का उसके पास हिसाब होता है। जो हम कर रहे हैं उससे हम बच नहीं सकते हैं। आज ये सत्य घटना आपके सामने है। एक पति ने अपनी पत्नी को धोखा दिया, फिर उसके साथ जो हुआ वो आप देखिए। एक गांव में पति पत्नी दोनों रहते थे, बड़े प्रेम से रहा करते थे। दोनों में बड़ा प्रेम स्नेह था। पति पढ़ता था, उसकी पढ़ाई अभी चल रही थी, कंटिन्यू चल रही थी। उसी टाइम पर उसका विवाह हो गया और पत्नी में बहुत आसक्त था, बहुत सुंदर थी पत्नी, अच्छी थी, बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे को। एक दिन उसके कॉलेज से ऑफर आया कि आपकी आगे की जो पढ़ाई है वो लंदन में होगी। आप चाहें तो आप यहाँ की गवर्नमेंट आपको पढ़ाने के लिए, आप अच्छे अंक लाए हैं, आप इसके योग्य हैं, तो गवर्नमेंट इसको आपके लिए लंदन भेजेगी पढ़ने के लिए। जब ये प्रस्ताव आया, 3 साल के लिए लड़के को जाना था, लंदन जाना था। अब पत्नी को पता चला कि मेरे पति 3 साल के लिए लंदन पढ़ने के लिए जाएंगे। तो जब उस पत्नी को पता चला, उस लड़की को पता चला, वो अपने पति के पास आई। भी कुछ ही समय हुआ था शादी होने को ही। और जब उसको पता चला तो उसने कहा अपने पति से, आपका क्या विचार है, लंदन जाओगे आप? आपको ऑफर आया है और आपको ऑफर आया, आपका एक मर्जी है, आप जाना चाहो तो जाओ और नहीं जाना चाहो तो नहीं जाओ, आपका मन है। तो पति कहता है वैसे तो मेरा मन तो नहीं करता है आपको छोड़ कर के जाने का, कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना 3 साल तक, मैं नहीं जाऊँगा। कोई कैरियर मैरियर नहीं, जो है भारत में ही कमाएंगे खाएंगे, प्रेम से रहेंगे, क्या करेंगे इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर के, क्या करेंगे? और जब अपनों का प्यार ना मिले तो फिर क्या करेंगे? मैं तुम्हें छोड़ कर के नहीं जाऊंगा। पिता को कैसे छोड़ूं, माँ को कैसे छोड़ूं, और मैं तुमको छोड़ कर के कैसे जाऊं? और फिर कहता है कि वैसे अगर चला जाता तो डिग्री हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन अब तुम हो तो मैं छोड़ कर के नहीं जा सकता, ऐसा वो कहने लगा। तो पत्नी ने फिर समझाया, पत्नी बहुत अच्छी थी। पत्नी ने कहा कि आप जाइए, आप पढ़ लिख जाएंगे, आप बड़ा पद पाएंगे, आप बड़ा कद पाएंगे, और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरा पति आज वहाँ पर लंदन में पढ़ रहे हैं। सारे गांव के लोग मना कर रहे थे, सारी समाज मना कर रही थी, लेकिन पत्नी ने उसको मोटिवेट किया, उसको समझाया कि आपको जाना चाहिए, आपके भविष्य का सवाल है। 3 साल की तो बात है, मैं रह लूँगी 3 साल जैसे भी करके। और पत्नी ने कहा याद रखिएगा, मुझे कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको रोज़ टाइम ना मिले, आप बिज़ी हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत बिज़ी रहेंगे पढ़ाई में, तो सप्ताह में कम से कम 1 दिन ज़रूर बात कर लिया करो। तो उसने कहा ठीक है। अब पत्नी का वैसे तो मन नहीं था भेजने का, लेकिन बहुत प्यार था अपने पति से। लेकिन फिर भी एक दिन वो घड़ी आ गई जब उसको जाना था, पति को विदा होना था वहाँ से। वो विदा होने के लिए चला, पत्नी से मिलने गया, पत्नी को गले लगाया और कहा प्रिय मैं जा रहा हूँ, पर मेरा मन तो नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का। पत्नी ने कहा कि मैं थोड़ी चाहती हूँ कि आप जाएं, बस आपके भविष्य के लिए, आपके पढ़ लिखने से इस राष्ट्र का, इस समाज का कितना भला होगा। आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपके दोस्त मित्रों को आप न्याय दिला सकते हैं। वो LLB करने के लिए जा रहे थे, वो वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए वो जा रहा था, एडवोकेट बनना है आपको, आप जाइए। गले लगाया पत्नी ने और कहा कि मुझसे बात जरूर करती रहेगा। पति कहता है कि प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, पल पल आपकी याद आएगी, कैसे रहूँगी, कैसे रहूँगा आपके बिना। पत्नी को भी लगा कि मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। पति वहाँ से चल देता है, चला गया, ट्रेन में बैठा, वहाँ पहुँचा और यहाँ से निकल कर के फ़्लाइट वगैरह जैसे भी करके, और वो पहुँचा, लंदन पहुँच गया। और जहाँ उसको कॉलेज मिलना था उस कॉलेज में वो पहुँच गया।
और उसने अपनी अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ, जब भी वो समय निकालता था, उसको समय मिलता था, वैसे फ़ोन वोन बंद रखता था और फिर सप्ताह में 1 दिन पत्नी से बात करता था। तो बात करता रहे, पत्नी अच्छे से बात करे, सब कुछ करे। अब क्या हुआ, एक बार बहुत समय ऐसा निकल गया, 1 साल करीब बीत गया और ऐसे ही बात करते करते उनका ऐसा चलता रहा। तो अब 1 साल के पहले ही एक पत्र आया उसके घर पर। पत्र आया और उस पत्र में माना काफ़ी दिन से फ़ोन नहीं आया था, तो पत्नी को लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है और फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है। तो वो बेचारी ऐसे ही घबरा रही थी। तो फिर क्या किया, उसने पत्र लिख दिया और एक पत्र भेज दिया घर पर और उसने बोल दिया कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दूसरा फ़ोन ख़रीद सकूं, और अभी इसलिए मैं आपको पत्र लिख रहा हूं। आप घबराना नहीं, आप आराम से रहना घर पे, मेरी पढ़ाई हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगा और मैं बाहर जा नहीं सकता हूं ज़्यादा कि किसी फ़ोन से आपको कॉल कर सकूं। तो उसने कहा, पत्नी ने पत्र में जवाब लिखा कि आप पत्र लिखते रहना। तो उसने कहा था जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं पत्र भेज दिया करूँगा, महीने में 1 बार। अब ऐसा कुछ दिन और समय निकलता गया तो पत्र आना बंद हो गए। 1.5 साल 2 साल होने को आए, पत्र आना भी बंद हो गए। पत्नी यहाँ से कोई पत्र लिखे तो उसका जवाब आना भी बंद हो गया। पत्नी को लगा कि मेरे पति का पत्र नहीं आया, ना फ़ोन आया, और ये जब पत्र लिखती तो कोई जवाब नहीं आता है, जब जवाब ना आए तो फिर लिखने से क्या फ़ायदा। पत्नी को लगा, वो तो बड़ी परेशान सी रहने लगी, बेचैन रहने लगी कि चलो जब पत्र आते थे या बात हो जाती थी, बात नहीं हो पाती, पत्र ही आते, तब तो चलो मैं जी लेती, 3 साल नहीं 6 साल तक भी मैं रह लेती, लेकिन अब कोई बातचीत ही नहीं हो रही। अब पत्नी को लगा कि मुझे जाना चाहिए। वो पत्नी अपने पति को पाने के लिए, देखने के लिए कि क्या हाल है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वहाँ की हवा ने कहीं उनके मन को परिवर्तित तो नहीं कर दिया है। वो चली, लंदन चली वो महिला अपने गांव से। गांव वालों ने लोग रोका, बोले ना मैं आ जाऊंगी, आप चिंता नहीं करो, मैं आ जाऊंगी, पति को पाने जा रही हूँ। और एड्रेस तो सब उसको पता ही था, पहले फ़ोन आता था तो बता दिया था, और कार्ड आते थे तो एड्रेस पता था सब। तो जैसे ही वो लंदन पहुंची, जब तो जैसे ही वो लंदन पहुंचती है उस कॉलेज के सामने, क्योंकि कॉलेज तो उसका पता था कि इस कॉलेज में मेरा पति पढ़ रहा है, जैसे ही वो उस कॉलेज के सामने पहुंची तो उसका पति सामने से आ रहा था। उसे लगा कि गले से लगाऊं, लिपट जाऊं, लेकिन उसने ध्यान से देखा तो उसके बगल में कोई एक लड़की थी। पति के साथ में एक लड़की थी, वो लड़की का हाथ पकड़े जा रहा था। उसने तो ध्यान नहीं दिया पति ने, पर इसने अच्छे से देख लिया। अब इसको तो बहुत सदमा सा लग गया कि आखिर ऐसा कर रहे हैं, और एक हाथ में लड़की का हाथ थामे हुए है और एक हाथ में उसके फ़ोन है, और वो देख रही है कि मुझसे इसने झूठ बोला है कि फ़ोन खराब हो गया है। अब उसको सदमा सा लग गया है बेचारी। अब उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं बोला उस टाइम पर। उसने क्या किया, वहीं पर एक कमरा किराए से लिया और वहाँ पर रहने लगी और उनको देखने लगी, और उसको लगा कि पहली बार हो सकता मेरी आँखों ने धोखा खाया हो, ऐसा हो सकता। पर वो देखती है कि रोज़ उसी लड़की के साथ कॉलेज आता है, उसी के साथ जाता है। अब ये लंदन में जा कर के क्या करे, खर्चा पानी कैसे चले, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो दूर भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़्यादा बाहर नहीं घूम सकती, जा नहीं सकती, तो उसने वहीं पर सिलाई का काम शुरू कर दिया। सिलाई उसको आती थी, उसने भारतीय ड्रेस बनाना शुरू कर दिया। उसको लगा कि भाई कुछ तो खाने को चाहिए ना, तो उसने सिलाई करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद वही लड़की जिसका उसके पति के साथ चक्कर चल रहा था, वो लड़की आई और बोली कि बहन, क्योंकि उसने बढ़िया सिलाई सेंटर का बोर्ड लगा रखा था बाहर, भारतीय सिलाई सेंटर ऐसा बोर्ड लगा रखा था। तो वहाँ वो आई वो लड़की और वो कहती है कि बहन, अगले महीने मेरी शादी है, तो तुम मेरा लहंगा बना दोगे क्या, भारतीय ड्रेस सिल दोगी क्या। हाँ हाँ, वो बोली क्यों नहीं, मैं सिल दूंगी, क्यों नहीं सिलूंगी। अच्छा, ये जानती थी कि यही वो लड़की है कि जिससे मेरे पति का चक्कर चल रहा है, ये जानती थी अच्छे से। पर ये बहुत धैर्यवान लड़की थी, बहुत अच्छी थी। इस लड़की ने कहा कि आपका ये जो पति है, शादी इसी से होने जा रही है ना।
वो नाम बताया, उसका नाम सुभाष था। तो उसने नाम बताया कि सुभाष से ही आपकी शादी हो रही। हाँ हाँ, बोले बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं तो देखो कैसी हूँ, इतनी होशियार नहीं हूँ, मैं दिखने में भले सुंदर लगती हूँ, अच्छी लगती हूँ, लेकिन इतना होशियार नहीं हूँ उनके बराबर। वो बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत चाहते हैं। तो इसने कहा, जो भारतीय महिला थी बेचारी, इसने कहा कि तुम्हें उसने कुछ बताया नहीं आपके पति ने? बोली वो क्या बताएं, क्या नहीं बताया? तो इसने कहा अरे आजकल के लड़कों को देख लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, है ना, पहले शादी वादी कर ली है कि नहीं करी है, ऐसा पूछा नहीं? तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं, अरे मेरा पति बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विचारों के हैं। क्या 7 दिन बाद मेरी शादी है, क्या आप मुझे लहंगा सिलकर को दोगी? तो उसने कहा हाँ हाँ जरूर। अब बेचारी वो अपना मन लेकर के, जैसा भी मन बना करके देखिए कि वो अपने पति की होने वाली पत्नी का लहंगा सिल रही है। सोचिए आप कैसा लग रहा होगा उसको। अब वो कहे तो कहे क्या बेचारी? आप ये बताओ वो क्या कहती उससे? अगर वो खड़ी हो जाती उस टाइम पर, कह रही ये कैसे कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, या कैसे कर सकते हो तुम, चलो मेरे साथ। इससे क्या होता कि अपने पति को तो वो पा लेती, लेकिन पति के हाड़ मांस का वो करती क्या, हाड़ मांस के पुतले का करती क्या? दिल तो ना पाती ना, मन तो नहीं रहा था ना, मन तो भटक ही गया था ना। कीमत इस शरीर की नहीं होती है, कीमत शरीर की नहीं, शरीर कीमती नहीं है। शरीर में, इस दिल में, इस मन में आप रखते किसको है? अब मन तो आपका कहीं और चला गया है। शादी की घड़ी आई, उसने लहंगा सिल करके दे दिया और उसने कहा, जो जिसने लहंगा सिलवाया था, कि बहन मेरी शादी में आप जरूर आना। उस लड़की को पता नहीं कि इसके पति से ही मेरी शादी होने वाली है, उसको नहीं पता था। अब इस शादी में गई, इस शादी में जाकर के इसने देखा कि उसका पति बैठा है मंडप पर, उस लड़की के संग उसकी भावरें पड़ रही हैं, उसके फेरे लिए जा रहे हैं, बरमाला हो रही है, शादी वादी हो गई है उसकी। जब शादी हुई, अब ये बताओ उस टाइम पर भी बेचारी शांत रही। क्या बोलूं तो आखिर क्या बोलूं मैं? और बोलती भी अगर तो हो सकता उसका पति अगर शादी ना भी करता तो पता तो चल ही गया ना कि कितना चरित्रवान है, कितना ईमानदार है, कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम का ढोंग करने वाला था। क्योंकि स्त्री को सिर्फ शरीर ही, बॉडी ही नहीं चाहिए। पुरुषों को शायद कि यही वासना रहती है कि उनको सिर्फ शरीर चाहिए, लेकिन इच्छाएं रहती हैं, भोगनाएं रहती हैं, लेकिन स्त्रियों को नहीं चाहिए सिर्फ शरीर। पुरुषों का मन चाहिए, पुरुषों का हृदय चाहिए। ये बात शायद पुरुष लोग नहीं समझ सकते हैं, शायद नहीं जान पाएंगे। इस बात को समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, प्रेम की गली में थोड़ा घुसना पड़ेगा। अब वो अपना कमरे में वापस आ गई बेचारी। अब जिसका ब्याह हुआ था, जिसकी शादी हुई थी, वो दोस्त बन गई थी, उसका दोस्त बन गई थी, फ्रेंड बन गई थी। तो उसने कहा कि मेरा लहंगा सिला है, उस अपने पति से कहा है कि चलो, वो भारत की एक लड़की है और वो बहुत अच्छी है बेचारी, अकेली रहती है, और चलो हम उससे मिल कर के आते हैं, उसको लड्डू दे कर के आते हैं। अपने पति को लेकर के वो जाती है, उसके पास आई, दरवाज़ा खुलवाया। इसने दरवाज़ा जैसे ही खोला, उसके पति के हाथ से लड्डू का डिब्बा गिर गया। उसके पति के हाथ, जैसे ही उसने देखा पति ने अपनी पत्नी को, तो लड्डू का डिब्बा गिर गया। अब वो कहता तो क्या कहता, क्या बोलता, सामने पत्नी खड़ी है, उसने तो चोरी की है ना, उसने तो विश्वासघात किया है, विश्वासघात। अब वो बेचारी क्या कहती, और वो क्या कहता, लड्डू गिर गए। और उसकी जो पत्नी, नई नई पत्नी थी जो, उसने पूछा कि डिब्बा कैसे गिर गया है आपके हाथों से? तो ये जो मुस्कुराते हुए इसने कहा, जो पहली वाली है, कि बहन नई नई शादी है ना, ऐसा झटका लगता रहेगा, आप डरो नहीं, ऐसा होता रहता है। अंदर आओ, बिठाया, चाय पिलाई। उसने नहीं बताया कि ये मेरे पति हैं जिनसे तुमने शादी कर ली है, उसने कुछ भी नहीं बोला। इतनी सहनशील बेचारी, धैर्यवान। सोचिए, उस लड़की ने कहा कि बहन तुमने मेरा लहंगा सुना, मेरी शादी में आई, मेरा लहंगा भी सिला आपने, और मेरी शादी में आई, आपने बहुत अच्छा किया है, और देखो मेरे पति कितने अच्छे हैं। तो वो कहती है, हाँ बहन तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, भगवान करे कि तुम्हारे पति अच्छे ही रहें।
क्योंकि कुछ लोग समाज में ऐसे हैं, इस दुनिया में ऐसे हैं जो प्यार का इजहार किसी से करते हैं, साथ जीने और मरने की कस्में खाते हैं, पर साल 2 साल में ही अपने रंग बदल देते हैं। कोई भरोसा नहीं होता है बहन, भगवान करे तुम्हारे पति ऐसे ना हो। अब वो सुन रहा है बैठे बैठे कि मैंने ही इससे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, पर वो पानी पानी कहे तो कहे क्या, बिल्कुल चुप बैठा। वो लड्डू दे करके दोनों अपने घर चले गए और इसने देख लिया कि मेरा पति कहाँ है, इसने क्या कर लिया, इसने दरवाज़ा बंद किया और किराए का घर था और दरवाज़ा बंद करके अपना सामान पैक किया। बेचारी रोते रोते आंसू बहाती रही पूरी रात और बेचारी रोते रोते, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो सहनशील थी, उसने कुछ नहीं बोला और आंसू बहाते बहाते पूरा अपना सामान पैक किया। सामान पैक करके और जो किराए का घर था उस मकान मालिक को उसने किराया दिया, दरवाज़ा अपना बंद किया और मालिकिन को एक डिब्बी देती है और उससे कहा कि ये मेरी सहेली आएगी और उसको ये डिब्बी दे देना, ये पत्र दे देना और एक छोटी सी गिफ्ट है ये भी उसको दे देना। और वो बेचारी भारत की ओर वापस रवाना हुई, अपने गांव की ओर चली आई। अब वो बेचारी क्या करती, तो देखिए प्रेम क्या है। ये वापस आ गई और सोचने लगी कि अगर तुम मेरे बिना खुश हो, इसका त्याग देखिए कि अब तुम मेरे बिना अगर खुश हो तो आप खुश रहो, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी तुम्हारे जीवन में। अब प्यार त्याग मांगता है, देखिए त्याग। ये वापस आ गई, अपने घर वापस आ गई गांव। अब उसके जो पति था उसको नींद नहीं आ रही, रात भर करवटें बदल रहा है और उसको लगा कि अरे मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, बेचारी कितनी अच्छी है कि मेरा पता लगाते हुए और मुझे खोजते खोजते मैंने उसको कितना झूठ बोला कि फ़ोन बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहाने लिए और वो बेचारी मुझे खोजते खोजते भारत से लंदन तक आ गई है मेरी खोज में। और उसने मेरे बिना किसी और से आंखें तक न मिलाईं और मैंने उसके बिना साल 2 साल में किसी और लड़की से शादी ही कर लिया। उसको कितना धोखा दिया। और वो व्यक्ति सोचने लगा कि ये जो लंदन की लड़की है, ये जो मुझे लंदन में मिली है, क्या ये मेरे लिए इतना त्याग कर सकती है जितना मेरी भारत की उस पत्नी ने प्यार किया, त्याग किया है, इतना कर सकती है। वापस आया कि चलो उससे सॉरी बोलूँगा, माफ़ी मांगूंगा, उससे माथा चरणों में रखूँगा। वो दौड़ा दौड़ा रात को आया और पत्नी से उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर मार्केट से, और वहाँ देखा तो दरवाज़ा बंद, वहाँ तो वो थी नहीं। मालकिन ने कहा कि भैया एक कागज़ दिया है और एक कुछ डिब्बा है, ये आप ले जाओ। उसने उस कागज़ को खोला तो उसमें जो गिफ्ट थी वो उसने पैक करके दिया था। उसने खोला जब तो शादी का जोड़ा था जो उसने अपनी शादी में पहना था, जो उसने अपनी शादी में लाल शादी का जो जोड़ा पहना था वो सब जोड़ा उसमें रखा। सिंदूर की डिब्बी रखी उसमें और उसमें लिखा अपनी सहेली को, माना उसकी पत्नी को लिखा था कि बहन तुम्हारी जोड़ी अमर रहे, तुम दोनों हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो, और मेरी इच्छा है कि तुम्हारे ही शुभ हाथों से, क्योंकि तुम सुहागन हो, तुम पतिव्रता हो, और तुम्हारे शुभ हाथों से ये सिंदूर, तुम ये जो शादी का जोड़ा है एक नदी में, जलाशय में विसर्जित कर देना। इतनी सी मेरी विनती सुन लेना। तुम्हारा घर बस गया, तुम्हारा जीवन सुखमय रहे। अब मेरे जीवन में इस सिंदूर का कोई काम नहीं है, इस शादी के जोड़े का कोई काम नहीं है। मेरे पति अब मुझे कभी नहीं मिल पाएंगे, मेरे पति से अब मेरी मुलाकात कभी ना हो पाएगी, तो मेरे इस सिंदूर को तुम विसर्जित कर दो। अब ये बात उसका पति पढ़ रहा है और पढ़ पढ़ करके वो रोता है, रो रहा है। और उसमें लिखा था कि अब मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगी, अब मेरा मन नहीं है कि मैं कहीं और शादी करूँगी। और बस वो पढ़ता गया, रोता गया, पढ़ता गया।
तो देखिए, एक पतिव्रता वो नारी जो पूरा जीवन अपना किसी के लिए ऐसे ही गुजारने को तैयार हो गई। अब आगे क्या होता है, ये रोता हुआ अपने आंसू पोंछ करके वो जैसे तैसे करके वो घर पहुंचता है और घर जाता है। बहस की पत्नी तो उसका इंतजार कर रही थी। अब वो दोनों आराम से रहने लगते हैं और कुछ समय, साल 2 साल वो अपने आराम से रहते हैं। उसकी जॉब लग जाती, वो माने वकील बन जाता है, बहुत पैसा कमा लेता है, बहुत आलीशान बंगला बनवा लेता है, लंदन में बहुत पैसे वाला नामी गिरामी वकील हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि देखो, उसको अचानक कोई बीमारी होती है, पैरालिसिस की। 2 साल के बाद पैरालिसिस की बीमारी हो जाती है। वो बेड पर लेटा रहता है, बहुत इलाज करवाया उसने, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। वो लेटा रहा, बस बेड पर लेटा रहता था। बहुत बड़ा उसका बंगला था, बना हुआ था, वो पत्नी तो थी ही उसकी। अब वो 6 महीने तक उसको डॉक्टर से दिखाए, परेशान हो गई, यहाँ वहाँ सब दिखाए, कुछ नहीं। अब सोच लिया उसने कि पड़ा रहे, अब तेरा क्या होगा। और बहुत पैसा था, बंगला था, सब कुछ था, तो वो बस बढ़िया मौज से खाए पिए और उसको थोड़ा बहुत खाने को दे, नहीं तो अभी बार बार लेटरिन बाथरूम करेगा, कौन साफ करेगा। और बस वो पड़ा रहे ऐसे। अब वो बढ़िया आराम से जाए अपना, उसको बस पड़ा है ऐसे ही, और अपनी कार ले, गाड़ी से जाए, बढ़िया घूमे फिरे, ऐसो आराम करे। और रात को कहीं क्लब में, कहीं फिल्म देख के, कहीं 12-12 बजे रात तक आ रही, कहीं कभी आ रही, कहीं जा रही, कहीं कहीं आ रही, और बस सिनेमा देखने ऐसा उसका चलता रहे। और कुछ दिन के बाद फिर उसने दूसरे लड़के से शादी कर ली और वो अपने ही उसी घर में लाए और उसी के सामने लेटा है और उसी के सामने बैठ कर के दोनों एंजॉय कर रहे हैं। दोनों एंजॉय कर रहे हैं और दोनों मस्ती कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और वो देख रहा है, उसकी फूट फूट के आंखों से रो रहा है। अब उसको उस पत्नी की याद आ रही है जिस पत्नी के लिए उसने धोखा दिया था, वो भारतीय पत्नी के लिए। और ऐसे ही फिर दुख भोगते भोगते वो तड़पता रहा। तो और वो पत्नी उसकी एंजॉय करती रही। तो कहने का भाव, कहने का मतलब ये है कि हम ये ना सोचें, ये ना भूल जाएं कि अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो हमें देखने वाला कोई नहीं है। जो आप बीज बोएंगे उसका फल आपको काटना ही पड़ेगा। इसलिए अपने बुरे कर्मों से हमेशा सावधान रहें, अपने बुरे कर्मों से डरें, किसी को भी धोखा ना दें, नहीं तो एक ना एक दिन आपको धोखा जरूर मिलेगा। ये सत्य घटना अभी की है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, कर्मों की गहन गति को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अपने कर्मों को बहुत संभल के करना है। कोई भी कर्म करने से पहले, कदम उठाने से पहले सोचो और समझो, फिर कोई कदम उठाओ। किसी भी प्रकार से हमारे मन वचन कर्म से किसी को धोखा ना मिले। ओम शांति।